प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप? मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस खास वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं परिवर्तन योग के बारे में। तो अंत तक बने रहिए, बहुत डिटेल में हम जानेंगे इस विषय के बारे में। तो देखिए, ज्योतिष में कुछ ऐसे योग होते हैं जो व्यक्ति के पूरे जीवन पर असर डालते हैं। उसमें से एक योग है परिवर्तन योग। और ज्योतिष में एकमात्र ऐसा योग है परिवर्तन योग जो कि उच्च कोटि का राजयोग भी दे सकता है। और अगर ये नकारात्मक तरीके से कुंडली में घटित हुआ है तो ये नकारात्मक रिजल्ट भी दे सकता है। तो इसमें दोनों भी क्षमता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव क्षमता भी है। तो इन्हीं सब चीजों को हम जानेंगे आज की इस हमारे वीडियो में। तो देखिए, परिवर्तन योग आखिर है क्या, पहले इसे समझिए। परिवर्तन यानी कि असल में इसे राशि परिवर्तन कहा जाता है, बट इसे हमें खास तौर पर देखना है विथ रिस्पेक्ट टू द भाव, क्योंकि इसमें भावों की यानी कि किन हाउसेस में ये योग घटित हो रहा है ये बहुत मायने रखता है। क्या पॉजिटिव हाउसेस है या नेगेटिव हाउसेस है? ओके, इससे पहले परिवर्तन योग को समझिए। परिवर्तन मतलब एक्सचेंज। अब ये एक्सचेंज किन में है? दो राशियों के बीच में एक्सचेंज। अब ये एक्सचेंज होगा दो राशियों के अधिपति का, यानी लॉर्ड्स का। जब एक राशि का अधिपति दूसरे राशि में जाए, विराजमान हो, और उसी समय उस राशि का लॉर्ड पहले वाले राशि में आ जाए, तो उसे परिवर्तन योग कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे सिंपली देखिए, यहाँ पर 9th हाउस में है सैगिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि, और 10th हाउस में है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो आप देखिए इनके लॉर्ड्स कौन है। तो 9th लॉर्ड हुआ जुपिटर, 10th लॉर्ड हुआ सैटर्न। तो इनमें अगर परिवर्तन योग घटित हुआ तो वो कैसा होगा? 9th लॉर्ड जो सैगिटेरियस है उसका लॉर्ड जुपिटर अगर यहाँ पर 10th हाउस में यानी कि कैप्रिकॉन साइन में प्लेसमेंट होती है उसकी, क्षमा चाहता हूँ, जुपिटर अगर सैगिटेरियस साइन का जो लॉर्ड है जुपिटर, अगर वो 10th हाउस में सैटर्न के साइन में आता है, और उसी समय सैटर्न अगर 9th हाउस में सैगिटेरियस साइन में प्लेसमेंट होती है अगर 9th हाउस में, तो ये परिवर्तन योग कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसे एक्सचेंज कहा जाता है। अब ये एक्सचेंज किन में है? दो राशियों के बीच में है, लेकिन यहाँ पे भाव महत्वपूर्ण है, 9th हाउस और 10th हाउस। जैसे कि 9th लॉर्ड जुपिटर इज इन द 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड जुपिटर 10th लॉर्ड सैटर्न इज इन द 9th हाउस। तो ये सैटर्न और जुपिटर के बीच में एक्सचेंज हुआ है, और ये बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग भी कहा जाता है। ओके, तो इसे कहते हैं एक्सचेंज। सिंपल फॉर्मेट में पॉइंट नंबर 1, एक्सचेंज बिटवीन द टू लॉर्ड्स। ओके, पॉइंट नंबर सेकंड जो कि महत्वपूर्ण है, आपको भाव यानी हाउसेस को देखना है कि किन हाउसेस में ये योग घटित हो रहा है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वो पॉजिटिव हाउसेस है या फिर नेगेटिव हाउसेस है? ये सिंपल मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आप देख सकते हैं परिवर्तन योग को। लेकिन क्या यही परिवर्तन योग खत्म होता है? नहीं, इसके वेरिएशंस हैं। और कहां पर ये असल में अपना खुद का रिजल्ट दे सकता है वो देखना बहुत आवश्यक है। देखिए, कुंडली में जो ट्रायंगल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रायंगल कौन सा? जो फर्स्ट हाउस है, ट्राइन हाउस भी कहते हैं हम, 5th हाउस है और 9th हाउस। इन हाउसेस के बीच में जो परिवर्तन योग होता है, यानी कि इनके जो लॉर्ड्स होते हैं इनके बीच में अगर एक्सचेंज योग घटित होता है तो उसे उच्च कोटि का राजयोग कह सकते हैं। ओके, प्राइम लेवल का आप इसे परिवर्तन योग कह सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 9th लॉर्ड जुपिटर है यहाँ पे, अगर वो लग्न में प्लेस है और उसी समय लग्न लॉर्ड मार्स अगर 9th हाउस में प्लेस है, तो ये हो गया परिवर्तन योग। लेकिन इसे समझे कि ये कोई नॉर्मल परिवर्तन राजयोग, नॉर्मल परिवर्तन योग नहीं, ये परिवर्तन राजयोग है, और वो भी उच्च कोटि का। अगर ऐसा योग घटित होता है किसी व्यक्ति के कुंडली में, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में आपको लाइफ टाइम इसका असर देखने को मिलेगा। एक नेक्स्ट लेवल की लाइफ आपको मिलेगी। सब कुछ उसे भाग्य से और मिलेगा, दूसरा अपने विचारों से, और जो भी ये प्लानिंग करेगा, विचार करेगा, कहीं ना कहीं तो उसके एक्शन में भाग्य का साथ हमेशा मिलेगा। भाग्य से ही इसे सब कुछ प्राप्त होगा। ओके, तो ये एक मैंने आपको सिंपली बता दिया। सेम अगर
इस योग को अगर आप देखेंगे, ये हो गया फर्स्ट, बहुत ही हाई क्वालिटी का राजयोग, उच्च कोटि का राजयोग। नेक्स्ट है, सपोज कीजिए लग्न लॉर्ड है मार्स और वो है 5th हाउस में, और उसी समय 5th लॉर्ड सन अगर लग्न में है तो ये भी परिवर्तन योग कहा जाता है, और ये भी उच्च कोटि का है। ओके, तो ये राजयोग है, ये नेक्स्ट लेवल का है। देन अब देखिए कि 5th और 9th हाउस के बीच में जो राजयोग होता है परिवर्तन, ये सबसे हाईएस्ट लेवल का माना जाता है। देखिए 9th लॉर्ड जुपिटर 5th हाउस में, और उसी समय 5th लॉर्ड सन अगर 9th हाउस में है, ऐसी प्लेसमेंट है कुंडली में, तो एक्सलेंट है, बहुत ही अच्छा राजयोग है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? भाग्य से ही सब कुछ मिलेगा, पूर्व पुण्य से सब कुछ मिलेगा, जो ये प्लानिंग करेगा उसमें सक्सेस मिलेगा, भाग्य से, अपने पूर्व पुण्य से, पूर्व पुण्य का इसे बहुत बैकअप मिलेगा, प्रोस्पेक्टस बहुत ही अच्छे होंगे। अगर 1st हाउस और 5th हाउस के बीच में राजयोग है तो ये व्यक्ति अपने बुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त करता है। बुद्धि और पुण्य, पूर्व पुण्य, इनका संयोग इसके जीवन में देखने को मिलता है। टैलेंटेड होते हैं, होशियार होते हैं, तर्क शुद्ध होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। 1st हाउस और 5th हाउस की मैं बात कर रहा हूं, और इनको अपने बुद्धि के कारण और पूर्व पुण्य के बैकअप के कारण इनको जीवन में सफलता मिलती है। इनके बच्चे जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, नाम रोशन करते हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। तो ये हो गया एक हाई क्वालिटी का राजयोग जो कि ट्राइन में घटित होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है जो कि महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये केंद्र हाउसेस है, एंड देन कोन हाउसेस है। अब देखिए केंद्र और कोन को हम समझते हैं, जैसे कि ये कोन हाउसेस, इसे ट्रायंगल भी कहा जाता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट को समझिए, 9th हाउस और 5th हाउस को असल में कोन हाउसेस कहा जाता है, और लग्न को भी। लेकिन लग्न का प्लस पॉइंट ये है कि लग्न जो है वो त्रिकोण में भी है और केंद्र में भी है, इसलिए ये इसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अब ये ट्राइनल हाउसेस हुए, देन उसी समय अब ये केंद्र हाउसेस है। ओके, अब ये केंद्र भी है, लग्न दोनों में भी आता है, ट्राइन और केंद्र में भी आता है। अब इनके बीच में अगर एक्सचेंज योग घटित होता है, वो भी उच्च कोटि का राजयोग माना जाता है। ओके, लाइफ टाइम इसका इंपैक्ट रहता है, और व्यक्ति को धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, ये सब कुछ प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें धर्म कर्माधिपति योग भी कहा जाता है इसे। जैसे 9th लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर है, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, सेम यहाँ पे तो जुपिटर यहाँ पे 10th हाउस में, और 10th लॉर्ड सैटर्न यहाँ पे। तो ये केंद्र और कोण के बीच में एक्सचेंज योग जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा, और दूसरा ये धर्म कर्माधिपति योग भी बन जाता है, तो इसलिए इसे सबसे उच्च कोटि का राजयोग माना जाता है। अब देखिए सेम यहाँ पर देखिए 5th लॉर्ड और 4th हाउस के बीच में, अगर 5th लॉर्ड सन 4th हाउस में, और उसी समय 4th लॉर्ड मून 5th हाउस में आ जाता है, तो ये भी अच्छा एक्सचेंज योग माना जाता है। अब इनमें व्यक्ति को पूर्व पुण्य से घर, दौलत, ये सब कुछ, माता का आशीर्वाद, माता का प्रेम, ये सब कुछ चीजें मिलती है। देन ये हो गया। देन उसी समय जो बहुत करियर के हिसाब से अगर देखा जाए हाई प्रायोरिटी, तो 1st हाउस और 10th हाउस के बीच में जो एक्सचेंज योग होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे यहाँ पे 10th लॉर्ड है सैटर्न, वो लग्न में है, हालांकि वो डेबिलेटेड, इट्स ओके फाइन, बट सेम टाइम अगर लग्न लॉर्ड मार्स 10th हाउस में आता है तो ये भी एक्सचेंज योग बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसमें व्यक्ति को करियर में बहुत तेजी से सक्सेस मिलता है, बहुत अच्छे तरीके से हाई हाई पोजीशन, ऑथोरिटी, ये सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। जैसे 7th हाउस और 10th हाउस के बीच में एक्सचेंज हुआ तो ये केंद्र का एक्सचेंज है, बट सेम अगर 7th लॉर्ड और 5th हाउस के बीच में एक्सचेंज हुआ तो ये कहीं ना कहीं तो 5th हाउस प्रेम का है, यानी कि लव का है, और 7th हाउस मैरिज का है। जैसे यहाँ पर देखिए 7th लॉर्ड वीनस यहाँ पे आ गए, और 5th लॉर्ड सन अगर यहाँ पे है, तो डेफिनेटली ये जो एक्सचेंज है वो लव मैरिज को कहीं ना कहीं तो प्रेरित करता है, अच्छे रिलेशनशिप के लिए प्रेरित करता है व्यक्ति को, और ऐसे इवेंट्स इसके जीवन में हो सकते। अब देखिए 7th लॉर्ड और 9th लॉर्ड के बीच में अगर एक्सचेंज हुआ, जैसे 9th लॉर्ड जुपिटर 7th हाउस में और 7th
लॉर्ड वीनस 9th हाउस में है, ये एक्सचेंज भी बहुत अच्छा माना जाता है। आफ्टर मैरिज भाग्योदय होता है, सक्सेस मिलता है। पत्नी जैसे इस व्यक्ति के जीवन में आती है तो व्यक्ति का जीवन प्रफुल्लित होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये हो गए केंद्र और कोण के एक्सचेंज। ओके, देन अब हम देखते हैं कि कुछ कैटेगरी वाइज देखते हैं। ओके, जैसे कि, और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज को समझिए, जो परिवर्तन योग होता है ना, वो दशा में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। उस प्लैनेट की अगर दशा आती है तो वो उस दशा में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। हालांकि लाइफ टाइम आपको ये चीजें देखने को मिलती है, लेकिन दशा में एक नेक्स्ट लेवल का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। देन अब ये पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया है। अब निगेटिव भी इसका एस्पेक्ट कैसे हम देखें, निगेटिवली अगर क्योंकि मैंने क्या कहा है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। तो देखिए इसमें क्या है, ये 8th हाउस, देन 6th हाउस और 12th हाउस जब भी इन्वॉल्व होते हैं एक्सचेंज में, तब कहीं ना कहीं तो वो नकारात्मक परिणाम दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे 5th हाउस, 1st हाउस और 9th हाउस है। ओके, अब इनका और 8th हाउस का एक्सचेंज योग होता है या 6th हाउस का एक्सचेंज होता है, तो ये परिवर्तन योग बेहतर नहीं माना जाता। जैसे लग्न लॉर्ड मार्स अगर 8th हाउस में है तो वो वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सपोज कीजिए कि टॉरस लग्न है यहाँ पे, और 9th हाउस में कौन आएगा, सैगिटेरियस साइन। ओके, तो इसमें अगर 9th लॉर्ड जुपिटर लग्न में है और उसी वक्त वीनस 8th हाउस में आ जाता है, तो ये एक्सचेंज योग भी सही नहीं माना जाए। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स देता है, और अपने खुद के विचारों के कारण ये प्रॉब्लम में आता है। ऐसे व्यक्ति के विचार या डिसीजन मेकिंग रिस्की होती है, और रिस्क लेने के कारण ये जीवन में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम्स में आ जाता है। मैंने एक शॉर्ट में बता रहा हूं। ओके, तो ये एक्सचेंज योग प्रॉब्लमेटिक है। सेम अगर यहाँ पे आप देखेंगे, हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 8th हाउस में है मार्स। ओके, और मार्स की राशि है स्कॉर्पियो, और 9th हाउस में है जुपिटर की राशि, और 8th हाउस और 9th हाउस के बीच में अगर एक्सचेंज योग होता है, तो 9th लॉर्ड जुपिटर अगर 8th हाउस में होता है और 8th लॉर्ड मार्स अगर 9th हाउस में होता है, तो ये एक्सचेंज भी सही नहीं माना जाएगा, इसमें प्रॉब्लम्स होती है। ओके, अब ये फादर को प्रॉब्लम्स करता है, फादर का लॉसेस ये व्यक्ति करवा सकता है। दूसरा, जब भी ये कोई स्पिरिचुअल काम करता है, स्पिरिचुअल साधना करता है, उसमें भी इसे दिक्कत आती है, सपोर्ट नहीं मिलता, देन दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। ये एक्सचेंज योग ठीक नहीं है। ओके, देन बहुत बार ऐसा होता है, अगर दशा आती है तो स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी इस एक्सचेंज योग का एक ही फायदा है, सडन कहीं ना कहीं तो कुछ चीजों में व्यक्ति को गेन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसके लिए अदर फैक्टर्स भी देखना आवश्यक होता है। सेम यहाँ पर आप 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड का अगर आप एक्सचेंज देखेंगे, जैसे 8th लॉर्ड मार्स 5th हाउस में और उसी समय 5th लॉर्ड सन 8th हाउस में अगर होता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये प्रॉब्लम, अब ये प्रॉब्लम किस में देगा, ये एजुकेशन में दिक्कत देगा, पूर्व पुण्य फलित में भी प्रॉब्लम देगा, और पूर्व पुण्य में कुछ ना कुछ तो चीजें प्रॉब्लमेटिक रहेगी। अगर ये शेयर मार्केट करता है तो उसमें लॉसेस दे सकता है, चाइल्ड बर्थ में मिसकैरेजेस और दिक्कत देगी, चाइल्ड के कारण इसे आगे जाकर अपमानित होना पड़ सकता है, लव रिलेशन में ब्रेकअप्स को फेस कर सकता है। तो इस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं। ओके, तो ये निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। जैसे कि 7th हाउस और 8th हाउस का अगर एक्सचेंज योग हुआ, यहाँ पे 7th लॉर्ड है वीनस, अगर वो 8th हाउस में है और 8th लॉर्ड मार्स यहाँ पे है, तो इट्स क्रिएट, मतलब ये डिस्टरबेंस करवाएगा किसमें, अब ये मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस करेगा, 100% करेगा। ओके, और अदर फैक्टर्स इसे सपोर्ट करते हैं, तो ये डाइवोर्स तक लेके जा सकते। तो इस तरीके से आपको देखना। अब 10th हाउस और 12th हाउस के बीच में एक्सचेंज हुआ, तो हुआ होगा क्या कि इसमें अगर दशा भी आ रही है इन्हीं लॉर्ड की,
तो ये लॉसेस करवा सकता है। इसमें पॉजिटिव चीज क्या है कि फॉरेन में जा सकता है, फॉरेन में सेटलमेंट के लिए, फॉरेन जर्नी के लिए, ऑन साइट बिजनेस के लिए, ऑन साइट जॉब के लिए अच्छा माना जा सकता है। लेकिन अगर ये अपने ही देश में, अपने ही प्रांत में, तो ये लॉसेस करवाएगा। अगर ये बिजनेस शुरू करता है, सपोज कीजिए यहाँ पर ये 10th लॉर्ड सैटर्न 12th हाउस में है और 12th लॉर्ड जुपिटर 10th हाउस में है, तो अगर ये एक्सचेंज होता है और सैटर्न की दशा है, जुपिटर की भी दशा है, तो भी ये लॉसेस करवाए और बड़े लॉसेस हो गए इसके। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखकर ही एक्सचेंज योग को समझना पड़ता है। एक्सचेंज योग सिंपल है, बस इसे कैसे देखना है ये तरीका हमें जानना है। अब इसके कुछ वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस मतलब कि मतांतर है। अब देखिए वेरिएशंस में एक है कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको ऐसा समझना है कि ओन हाउसेस में ये आते हैं। जैसे अगर 9th लॉर्ड जुपिटर 10th हाउस में है और उसी समय 10th लॉर्ड सैटर्न 9th हाउस में है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये ओन हाउस में ही है। ओके। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आपको ऐसा समझना है कि ये अपने अपने भाव में है, लेकिन ये भाव में जाते नहीं है, इसे सिर्फ ऐसा समझना है कि ये उतने पावरफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने हाउसेस में जा चुके हैं, ऐसा नहीं। आपको ऐसा मानना है, क्यों? क्योंकि आप उनके पावर को समझ सके, इसलिए ऐसा मानना है। बट इट्स इल्यूजन, इट्स नॉट रियलिटी। ओके, इसको ध्यान में रखिए। देन नेक्स्ट फैक्टर है कि कुछ लोग मानते हैं कि जो भी जुपिटर और सैटर्न एक्सचेंज में है, तो इनकी जो दूसरी राशियां हैं उनके ऊपर भी इंपैक्ट होता है। जैसे जुपिटर और सैटर्न है, तो यहाँ पे जुपिटर की राशि है और मीना राशि है 12th हाउस में, और सैटर्न की 11th हाउस में राशि। तो ये भी भाव प्रभावित होते हैं, लेकिन लाइफ टाइम नहीं होते, ये दशा में देखने को मिलता है सिर्फ। तो दशा में आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज और एक वेरिएशंस है कि अगर इनके साथ कोई प्लैनेट्स आता है, जैसे कि यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे वीनस आता है, तो वीनस भी कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस होता है। तो हाँ, ये होता है, लेकिन 100% नहीं। इसका इम्पैक्ट आप सिर्फ 50% समझ सकते हैं। ओके। तो ये, लेकिन असल में ये पूरा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, मतलब ये दोनों प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न अपने दशा में। ओके। इसे, क्योंकि दशा ही ये वो टूल है जो पूर्ण रूप से काल चक्र में इनका प्रभाव दे सकती। देन अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे ये जो योग है, ये योग इंपैक्ट करेंगे। अगर फाइनेंस में कौन से एक्सचेंज योग महत्वपूर्ण है, समझिए। फाइनेंस में लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड का एक्सचेंज बहुत अच्छा है। दूसरा 10th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड, इनका एक्सचेंज फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। देन 11th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड का एक्सचेंज फाइनेंशियल कंडीशन में फाइनेंस के लिए एक्सलेंट है, बहुत ही अच्छा है। 11th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड, देन 2nd लॉर्ड और 10th हाउस का एक्सचेंज भी बहुत ही अच्छा है फाइनेंस के लिए, करियर के लिए और करियर में इनकम के लिए। देन फर्स्ट हाउस और 2nd हाउस का एक्सचेंज भी अच्छा है फॉर फाइनेंस। जैसे फर्स्ट हाउस और 2nd हाउस एक्सचेंज जब होता है, तो डेफिनेटली व्यक्ति फाइनेंस को ही फोकस बनाता है, अपने बातचीत से, अपने कम्युनिकेशन को फाइनेंस को बनाता है, और हमेशा फाइनेंस के लिए काम करता है, पैसे के लिए ही काम करता है। ओके। देन 2nd हाउस और 9th हाउस का एक्सचेंज भी अच्छा माना जाता है फॉर द फाइनेंस और करियर, इनके लिए। देन स्पेशली करियर के लिए 10th हाउस और फर्स्ट हाउस का एक्सचेंज बहुत ही अच्छा, 10th हाउस और 11th हाउस का एक्सचेंज बहुत ही अच्छा है। 10th हाउस और 9th हाउस का एक्सचेंज एक्सलेंट माना जाएगा फॉर द करियर प्रोग्रेस। और 10th हाउस और 3rd हाउस, इनका भी एक्सचेंज एक्सलेंट है, बट दशा आनी चाहिए करियर के लिए। और 10th हाउस और 2nd हाउस, इनका एक्सचेंज भी करियर के लिए बेस्ट है। देन अगर आप देखेंगे, सपोज कीजिए कि मैरिज के लिए आपको जानना है, मैरिज के लिए जो एक्सचेंज योग है वो 7th हाउस और 9th हाउस का बहुत अच्छा एक्सचेंज योग माना जाएगा। 7th हाउस और 11th हाउस, इनका भी एक्सचेंज बहुत ही अच्छा है। 7th हाउस और 10th हाउस, ये कहीं ना कहीं तो करियर ओरिएंटेड लाइफ पार्टनर मिल जाता है। 7th हाउस और लग्न हाउस का एक्सचेंज भी अच्छा है, बट
अदर फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो ये भी एक्सचेंज योग बहुत ही अच्छे हैं। फॉर एजुकेशन पर्पज 5th हाउस और 1st हाउस, फॉर 1st हाउस 9th हाउस, 1st हाउस 10th हाउस और 1st हाउस और 11th हाउस का एक्सचेंज बहुत ही अच्छा है। चाइल्ड बर्थ के लिए 1st हाउस और फर्स्ट हाउस और 5th हाउस चाइल्ड के लिए बहुत अच्छा है। 5th हाउस 9th हाउस बहुत ही अच्छा। तो ये जो एक्सचेंज योग है ये व्यक्ति को पूर्ण रूप से लाइफ टाइम सक्सेस की गारंटी देती है। देन एजुकेशन को भी हमने देखा। अब देखिए निगेटिवली इंपैक्ट या फिर भाग्य के लिए मैंने कहा 9th हाउस, लग्न हाउस, 9th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, इनका एक्सचेंज योग एक्सलेंट, सुपर्ब के। अगर प्रॉपर्टी के बारे में आपको देखना है, प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो 4th हाउस और 11th हाउस इनका एक्सचेंज बहुत ही अच्छा समझे। 4th हाउस और 2nd हाउस, अगर ये प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हैं ऐसा व्यक्ति तो 100% बहुत ही सक्सेस मिलेगा। कि तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। देन फॉर द नेगेटिव इवेंट को अगर आपको देखना है तो कैसे, करियर में लॉसेस के लिए 10th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस, इनका एक्सचेंज योग होना आपस में ये अच्छी बात नहीं। 10th हाउस और 5th हाउस का एक्सचेंज पहले डिस्टर्बेंस देता है करियर में और देन राइज दे सकता है। ओके, इनको ध्यान में रखिए। तो ये होता है परिवर्तन योग। देन अगर चाइल्ड बर्थ देख रहे हैं तो चाइल्ड बर्थ के लिए 5th हाउस और 12th हाउस का एक्सचेंज बिल्कुल भी सही नहीं है। 5th हाउस और 8th हाउस का एक्सचेंज बिल्कुल भी सही नहीं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें देखना पड़ता है। जैसे ये 3rd हाउस और 8th हाउस का एक्सचेंज भी उतना बेहतरीन नहीं माना जाता। ओके, तो इन सभी चीजों को आप जब देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब जाके सिचुएशंस आपको समझ में आएगी, कुंडली का इम्पैक्ट। और दूसरा एक फैक्टर को समझिए, आपको D60 को देखना बहुत ही मैटर करता है। जो भी एक्सचेंज हुआ है, क्या वो D60 में 8th हाउस में वो प्लैनेट नहीं होना चाहिए। अगर वो 8th हाउस में है, D60 में मैं कह रहा हूं, और 8 जैसे कि यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 8th हाउस में, यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए कि जुपिटर है 8th हाउस में, और देखिए यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है मार्स और जुपिटर। इसे, इस व्यक्ति को इस मार्स और जुपिटर ने एक्सलेंट रिजल्ट दिया है अपने जीवन में। इस एक्सचेंज ने इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया है। लेकिन जुपिटर 8th हाउस में होने के कारण इसे चाइल्ड के बारे में कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिलने की संभावना है। कुछ मिल चुके हैं, लेकिन ये आप प्लैनेट के कारकत्वों को देखिए और वहां से आप जान सकते हैं कि क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। तो D60 में वो प्लैनेट 8th हाउस में नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, लग्न और D60 को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोग कहते हैं अगर D9 में एक्सचेंज हो गए तो ठीक है, लेकिन उतना इंपैक्ट नहीं करेगा। बट D60 में अगर एक्सचेंज योग है, हालांकि D60 कैसे देखना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन D60 में होने वाले एक्सचेंज योग भी बहुत ही इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखिए। ओके, तो ऐसे ही अगर और चीजों को आप सीखना चाहते हैं, डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो मेरे 2 कोर्सेस है, उसमें से है प्रिडिक्टिव प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी, जो बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसमें सिखाया जाएगा, है रिकॉर्डेड कोर्सेस है। ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन है, ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी है, महादशा प्रिडिक्शंस है, नक्षत्र लॉर्ड प्रिडिक्शन है, भृगुनंदी नड़ी है, मैरिज के बारे में डिटेल में प्रिडिक्शन है, करियर के बारे में है, एजुकेशन के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण 2 मिनट प्रश्न है, जिसमें कोई भी प्रश्न आप सिर्फ 2 मिनट्स में देख सकते हैं एक्यूरेटली। बहुत सारे बेसिक्स टू एडवांस कोर्स है ये, और ये कोर्स आप सभी के लिए, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 799 में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए में है। अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो नीचे इस लिंक पर क्लिक, मतलब डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया है उसे आप चेक कर सकते हैं, और जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक नेक्स्ट लेवल कोर्स को सीखना चाहते हैं, यानी कि नेक्स्ट कोर्स है पराशरी नक्षत्रांश एस्ट्रोलॉजी, अगर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है, सुपर एडवांस रिसर्च लेवल कोर्स है। आपने बहुत सारे कोर्सेज किए, लाखों के कोर्सेज किए,
बहुत सारे लोगों के पास जाकर सीखा है, लेकिन आप फिर भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, आप कंफ्यूज है, तो ये कोर्स आपके लिए। प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर हो, आप एक नेक्स्ट लेवल करियर करना चाहते हो, देन आपको अगर वर्ल्ड क्लास एस्ट्रोलॉजर बनना है और रियल सीक्रेटिव एस्ट्रोलॉजी को जानना है, तो ये कोर्स आपके लिए। लेकिन ये सुपर एडवांस कोर्स है, इसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इन दोनों कोर्सेज के लिए। तो देखिए, आज हमने परिवर्तन योगा के बारे में देखा है। तो परिवर्तन योगा क्या है, किस तरीके से है, इसे आप देखिए, और डिटेल में इन ऐसे ही आपको सीखना है तो आप कोर्सेस में बहुत सारी चीजों को आप चीजें मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।